कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टमक। आपको स्टमक का स्ट्रक्चर बताया गया है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। इधर बैठ जाओ बेटा। कल हम लोग इधर देखना बेटा, ये देखो, ये आपका ईसोफेगस है। आपको बताया गया कि ईसोफेगस ये आपका माउथ कैविटी है, यहाँ फेरिंग्स है बेटा, आगे होती है विंड पाइप, ठीक। इसके ठीक पीछे होता है ईसोफेगस। अगर आपको लगता है भोजन निकलते समय यहाँ से जाता है तो गलत लगता है। ये क्या होता है, ये विंड पाइप है। ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है बेटा, और यहाँ पीछे होता है ईसोफेगस। मैं आपको एक बार यहाँ बना के दिखा देता हूँ बेटा। अगर ध्यान से आप देखो, ये बेटा, ये ध्यान से देखना, ये आपका स्कल वाला क्रेनियम का पोर्शन है, ये नाक वाला पोर्शन है जहाँ हवा जाती है, ये बेटा माउथ वाला पोर्शन है जहाँ भोजन जाता है बेटा। लैरिंग्स यहाँ होती है और ये विंड पाइप में जाती है। आगे जाके बेटा ये लंग्स में खुल जाती है, और फूड पाइप यहाँ होती है जो यहाँ जाती है बेटा। यहाँ जाने के बाद ये यहाँ स्टमक में खुलती है ऐसे। और बेटा ध्यान देना, ये यहाँ पे होता है आपके पास डायफ्राम। ये देखा ही होगा ना, डायफ्राम होता है बेटा। ध्यान देना, ये माउथ कैविटी है। हवा जो जाती है सांस वाली, ये घूम करके यहाँ आती है, भोजन ये यहाँ आता है, ठीक बेटा। ध्यान देना, फेरिंग्स ऐसा पोर्शन है जहाँ से हवा और भोजन एक साथ पास करता है। इसलिए बेटा ध्यान देना चाहिए कि इन दोनों का जो एंट्री है एक साथ नहीं खुलना चाहिए भोजन करते समय। अगर भोजन करते समय दोनों एंट्री एक साथ खुल गई तो भोजन इधर भी जा सकता है। तो आपको बता दें बेटा, ये जो लैरिंग्स या विंड पाइप की ओपनिंग है उसे हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस। ये 10th में सुना होगा, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। अब बेटा ग्लॉटिस पे कैसे ऊपर ढक्कन होता है, ऊपर होता है जो बेटा, जो चीज़ ऊपर हो बाहर हो उसे हम कहते हैं एपी, EPI। इसे कहेंगे एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। अब बेटा जब हम भोजन निगलते हैं तो ये चीज़ ऐसे बंद हो जाती है। अब भोजन करते समय अगर हम बोल दें कुछ, कभी कभी निगलते समय आप बात करते रहो, बोल दो बेटा। आपको बता दूं, साउंड प्रोडक्शन के समय हवा यहाँ से बाहर पास होती है, ढक्कन को खुलना मजबूरी होती है। आप खाना खाते समय अगर बात करते हैं, ये चीज़ खुल जाती है, ऐसे ऊपर उठ गई, भोजन इधर भी चला जाता है। तो आप देखें ना, उस समय आप क्या होता है, तेज़ी से खांसी आती है, कफिंग होती है ना, कफिंग होती है। फिर आप ऐसे करते हो, पानी पीते हो, फिर जाके वो साफ़ होता है। तो बेटा ये आगे की ओर, ये वेंट्रल साइड पे ये वाला पोर्शन है, ये पीछे है। तो वो चीज़ मैंने निकाल के यहाँ बनाया है, ईसोफेगस। और बेटा ईसोफेगस ये ऐसे आता है, ऐसे आएगा यहाँ। अब ये क्या करेगा बेटा, स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर, ऐसे होता है बेटा। ध्यान देना, अब ईसोफेगस से भोजन यहाँ स्टमक में आएगा। अब हमें देखना है कि स्टमक होता कैसे है बेटा। स्टमक का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ है, ये यहाँ, और यहीं हमारा लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है। ये हार्ट के करीब होने की वजह से इसका नाम होता है कार्डियक पार्ट। क्या होता है, कार्डियक पार्ट या कार्डिया, ठीक। और इसीलिए बेटा ये जो गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर है, इसका एक नाम होता है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, यही वजह है। और बेटा इस रीजन में पाई जाने वाली जो ग्लैंड होती है उसका नाम होता है कार्डियक ग्लैंड। ये बेटा ऊंचा वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला, इसे कहते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। और ये वाला पोर्शन कहा जाता है पाइलोरस। ये पूरा पाइलोरस है। लेकिन पाइलोरस का जो वाइड पार्ट है बेटा, वाइड के लिए हमेशा आता है एंट्रम। जब आपने 10th में हार्ट पढ़ा होगा, वहाँ पढ़ा होगा आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। आर्ट्रिया के बजाय कुछ लोग उसे ऑरिकल भी पढ़ते हैं, ऑरिकल। ऑरिकल बेटा, ऑरिका वर्ड होता है कुत्ते का कान, देखो ये ऐसे होता है। तो इसलिए अट्रिया मतलब होता है ब्रॉड, चौड़ा, ठीक। तो अंट्रम वर्ड या अट्रिया वर्ड वहाँ आता है जहाँ पे ब्रॉडनेस होती है। इसे हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम। इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल। ये दोनों किसके पार्ट हो गए, पाइलोरस के। किसके हो गए, पाइलोरस के। ये बीच में जो बचा हुआ पार्ट है बेटा, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ स्टमक। हो गया। ये हमारे बेटा स्टमक के डिफरेंशिएशन हो गए, बाहर से जो दिख रहे हैं, जो बाहर से दिख रहे हैं ये हो गए स्टमक के डिफरेंशिएशन। बेटा याद रखना है
अगर आप कभी पुरानी बुक पढ़ते हैं या पुरानी एनसीईआरटी पढ़ते हैं या जो अपडेट नहीं है, लोग आपको बताएंगे कि फंडस बॉडी सेम होता है, स्टमक में सिर्फ 3 पार्ट होते हैं। लेकिन नीट में कभी भी आंसर आए तो आप बताना स्टमक में 4 रीजन्स होते हैं ह्यूमन के। लेकिन अगर हम कैटल के स्टमक की बात करें, वहाँ 4 चैम्बर्स होते हैं। रीजन होता है बेटा, जैसे क्लासरूम है भाई, ये अलग बच्चों को बैठने के लिए अलग, ये रीजन हो गया। चैम्बर तब बनता है जब बीच में हम पार्टीशन कर दें, वॉल करते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, 4 रीजन है, इस बात को ध्यान रखना। अब बेटा इस स्टमक को हमने ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काट दिया, ठीक। जब लॉन्गिट्यूडनली काटा तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर उभार पाए जाते हैं, ऐसे सलवटें होती हैं कपड़ों में। कभी देखो बीच में से उभार है, सलवटें होती, खींचो ऐसे तानो सब। या फिर जब आप बेड पे बेडशीट डालते हो और कभी कभी 2-4 करवट मारते हो तो ऐसे ये ऐसे सिकुड़ के उभर जाता है, उभर जाता है ना, ऐसे यहाँ पे बीच बीच में उभार सा हो जाता है। और बेटा बायोलॉजी में कुसुम, उभार के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, रुगी। क्या यूज करते हैं, रुगी। बेटा रुगी कहाँ पर है, अगर पैलेट में है यहाँ तो हम कहेंगे पैलेटाइन रुगी, अगर स्टमक में है तो हम कहेंगे गैस्ट्रिक। क्योंकि बेटा स्टडी ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोलॉजी, और स्टमक के लिए वर्ड आता है गैस्ट्रॉन। क्या आता है, गैस्ट्रॉन, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक। एक मतलब होता है बियरिंग, जैसे हम पता है प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, एक मतलब बियरिंग, सेल मतलब सेल, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बियरिंग सेल। उसी तरह हो गया गैस्ट्रिक रुगी, स्टमक में प्रेजेंट रुगी, ऐसी रुगी जिसको स्टमक बियर करता है। बेटा अब ये रुगी का काम क्या है, बेटा रुगी उभार है, सलवट है। ये क्या करेगी, जब भोजन यहाँ स्टमक में आएगा यूँ चर्निंग करेगी, चर्निंग करके भोजन को तोड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, भोजन को चबाने से और चर्न करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, ये पीएमटी का सवाल है। फ़ायदा ये होता है कि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। समर्थ, बात समझ आ रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बात क्लियर हो रही कि नहीं, ना हो रही हो तो बताएं। बेटा ध्यान देना, जैसे इसके 6 फेस है तो इसका टोटल सरफेस एरिया, सबके एरिया को जोड़ लोगे। अगर बीच में टुकड़े करते जाओ तो 2-2 फेस बढ़ता जाएगा ना, तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से एंजाइमेटिक एक्शन करने में आसानी हो जाती है, एंजाइमेटिक एक्शन करने में आसानी हो जाती है। ये सवाल याद रखना, और यही सवाल आगे फैट के लिए इमल्सिफिकेशन वर्ड के लिए आता है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो बताएंगे। बेटा ये रुगी का काम है चर्निंग ऑफ फूड। एक बात और बेटा, इस स्टमक पर यहाँ पर म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है, म्यूकोसा लेयर या म्यूकस लेयर बनती है। ये म्यूकोसा लेयर या म्यूकस लेयर क्या करती है बेटा, एसिड से प्रोटेक्ट करती है। HCl जो स्टमक में निकलता है उससे प्रोटेक्ट करती है, जिससे स्टमक के अंदर कोरोजन ना हो, घाव ना होने पाए। समझ गए, इस बात चश्मा लग गया, लगा लो लगा लो लगा लो। ये कोरोजन कॉज ना हो HCl से, इसलिए क्या है कि म्यूकोसा लेयर उसे प्रोटेक्ट करती है। म्यूकोसा बेटा क्या करता है, हमेशा दिखना, मैंने बताया था कि अगर सलाइवा आप हाथ पे लेके देखो फिसलता है। इसी तरह जब जुकाम वगैरह होता है, नेजल पार्ट से जब म्यूकोसा निकलता है, म्यूकस निकलता है, तो भी फिसलता है। बेटा एक बार सवाल क्या मैंने सलाइवा में लिखाया भी था कि म्यूकस जो होता है, जो सलाइवा होता है, वो भोजन को लुब्रिकेट करता है, निगलने में हेल्प करता है, और बताया था कि आपस में भोजन को चिपकने में भी हेल्प करता है। तो एक बार एग्जामिनर अंकल ने सवाल पूछा था, बट टिश्यू वाले चैप्टर से उठा के पूछा था कि ये जो म्यूकस होता है ना स्टमक में, सलाइवा में, नेजल पैसेज में, कहीं भी, एक्चुअल में इसमें जो लुब्रिकेटिंग या फिसलू नेचर होता है, सरकने वाला, किसकी वजह से होता है? ये होता है बेटा प्रोटीन की वजह से। इसमें एक प्रोटीन है, उसका नाम है म्यूसिन। म्यूकस में क्या होता है? म्यूसिन। म्यूकस में क्या होता है? म्यूसिन। म्यूसिन होने की वजह से फिसलता है। अगर आपके मन में आए ऐसा क्या होता है कि फिसलता है, तो सवाल आ ही चुका है, इसमें म्यूसिन होता है। ठीक बेटे, हम वापस स्टमक पे आते हैं। हाँ सोलंकी, बात समझ में आई? इधर देखो, इतना हो गया। अब इसके बाद बेटा हम लोग अब आगे देखेंगे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक, लेकिन अभी कोई लिखेगा नहीं, सुनोगे। डाइजेशन इन स्टमक बेटा आप समझना एक मैकेनिज्म। एक तो होता है मैं सीधे लिखा दूं कि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ये काम करता है, हो गया, घर जाओ, आप भी खुश हम भी खुश। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से बेटा आपका सवाल
जब स्टेटमेंट वाला आएगा, भाई ये पीएमटी देने जा रहे हो ना, इंडिया में 3 एग्ज़ाम हैं ढंग के, आईएएस, नीट और जेई, आईटी जेई, 3 ही है जहाँ पर भीड़ भी होती, पढ़ने वाले भी होते हैं। वो तो बेटा अलग ही चीज़ है, वो एग्ज़ाम थोड़ी है, वो तो एकेडमिक डिग्री मिलती है ना, वो एंट्रेंस नहीं है, एक प्रकार से एकेडमिक डिग्री है। ठीक, तो बेटा इधर ध्यान देना। अब क्या है कि हमें देखना है कि यहाँ पर डाइजेशन होगा कैसे। अब बेटा देखते हैं होगा क्या। जैसे आप माउथ कैविटी से यहाँ से भोजन निगलोगे, ऐसे आके भोजन ये यहाँ ऐसे गिरेगा। अब जैसे भोजन यहाँ गिरना शुरू हुआ, स्टमक के अंदर, यहाँ स्टमक में बेटा एक ग्लैंड होती है जी सेल, इसका नाम क्या है, जी सेल। जी सेल सिक्रीट करेगी बेटा एक हार्मोन, ये सिक्रीट करेगी गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या करेगी, गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जाके एक्शन करेगा किस पे, एक्शन करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। किस पर करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर। हो गया। अब बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालेगी, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। देखो जैसे भोजन अंदर गया, अंदर जाने से क्या हुआ बेटा, अंदर जाने से हमारा स्टमक ऐसे फैलेगा तो यहाँ लेयर पे हल्का सा दबाव पड़ेगा, वो दैट इज़ एक्ट एज स्टिमुलस फॉर दिस ग्लैंड। वो स्टिमुलस का काम करता है, स्टिमुलेट करता है। और ये ग्लैंड, ये सेल क्या निकालेगी, गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या निकालेगी, गैस्ट्रिन हार्मोन। बेटा नाम क्या है आपका, नव्या। तो बेटा ध्यान देना, ये क्या निकले, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जाके यहाँ पर अटैक करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, भाई काम करो अपना, ये निकाल देगा गैस्ट्रिक जूस। अब सवाल है कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, और वो सारा क्या एक ही सेल से निकलता है कि अलग अलग से। बेटा ये ग्लैंड है। ग्लैंड के बारे में एक बात बता दें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्लैंड यूनिसेलुलर होती है कि मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कैसे पता चला। अच्छा एक बात बताओ, स्टूडेंट जो होते हैं वो बॉयज़ होते हैं कि गर्ल, तो बेटा ग्लैंड कोई भी हो सकता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों। ग्लैंड कहते क्यों हैं, पहले ये जानो। सवाल ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आपको दिखाऊंगा। तो ग्लैंड का मतलब होता है, ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी स्ट्रक्चर, जो सिक्रीशन करे वही ग्लैंड है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर। जो पढ़ाई करे वही स्टूडेंट हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या कोई और हो। समझ गए ना, जो पढ़े वही स्टूडेंट है, जो सिक्रीशन करे वही ग्लैंड है। याद रखना, ये सवाल टिश्यू में मिलेगा और प्रीवियस ईयर का आया हुआ भी है। ठीक, ध्यान देना, जो सिक्रीशन करे वही ग्लैंड है। बेटा मैंने बोला था ना एक दिन कि रटना मत, थोड़ा सोचना, आंसर आ जाएगा। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। बेटा गैस्ट्रिक जूस में लक्ष्य का देखना क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, 10th में लाइपेज, ट्रिप्सिन नहीं होता, HCl और HCl, पेप्सिन, म्यूकस, बिल्कुल सही। और लेकिन बेटा ये सवाल जब आप आंसर लगाओगे नीट में, कभी कभी सही होगा, कभी कभी गलत हो जाएगा। ये भी बता दे रहा हूँ, आप कहोगे कभी कभी सही क्यों होगा, नहीं बताता हूँ वजह। बेटा एक्चुअल में गैस्ट्रिक ग्लैंड से जब गैस्ट्रिक जूस निकलता है, हर्षित की हर्षित, तो देखना गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या, पहले ये देखना। जब ये निकलेगा तो बेटा इसमें होगा पेप्सिनोजन, ना कि पेप्सिन। क्या होगा, पेप्सिनोजन, सही है ना। तो यहाँ होगा पेप्सिनोजन और होगा बेटा प्रोरेनिन। क्या होगा, प्रोरेनिन। इसके अलावा होगा बेटा
गैस्ट्रिक लाइपेज जिसका होना ना होना बराबर होता है। इसके अलावा होगा बेटा म्यूकस, इसके अलावा होगा HCl। हो गया। अब एग्जामिनर पूछेगा गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो आप पहले यही खोजोगे। अगर ये नहीं मिलता तब आप इसका एक्टिवेटेड फॉर्म खोजोगे। सही है ना। अब जैसे मान लो तुम्हारा घर बुलाने वाला नाम क्या है, तुम्हारा घर पे बुलाने वाला हर्षित ही है, कोई बुलाने का निकनेम नहीं है तुम्हारा? हाँ नहीं, वो तो यह असली नाम है ना। घर पे क्या बुलाते हैं? जस। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर से कोई अंकल वगैरह आ जाए, ऑफिस में पूछें सर जस से मिलना है, जस को तो हम जानते ही नहीं है, तो वो कहेंगे जसविंदर नाम है, तब तो दिमाग हमारा क्लिक करेगा ना, हाँ जसविंदर है हमारे पास। उसी तरह बेटा पहले हम इससे बुलाते हैं, पहले इससे बुलाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अगर ये नहीं मिलता तो हम इसका एक्टिवेटेड फॉर्म लेते हैं पेप्सिन रेनिन, तब क्या बोलेंगे? पेप्सिन रेनिन। ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत, क्योंकि करेक्ट आंसर ये होता है अगर ये नहीं मिलता तो हम एक्टिव फॉर्म में चलते हैं। समर्थ बात समझ में आई? सोलंकी, कुसुम, सपना समझ में आई बात? इधर देखो वृंदा, तुम्हें समझ में आ रही बात है? इधर देखना बेटा, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एग्जामिनर साहब ने एक बात पूछी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल होती हैं इनको सिक्रीट करने के लिए, क्या ये सारी चीज़ें एक कॉमन सेल से निकलती हैं? आप कहोगे नहीं, ये एंजाइम है, हमें डाइजेशन के लिए चाहिए ये वाले, इसलिए बेटा इससे एंजाइम के लिए। अच्छा बात बताओ, दुनिया का सबसे पहला डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा था जो क्लास 9th में आप पढ़ते हो? अच्छा, YEAST, ईस्ट का नाम सुना है? उसमें कौन सा एंजाइम निकलता है जो बेकिंग में हेल्प करता है या अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है? हैं? नहीं बेटा, लैक्टोबैसिलस तो बैक्टीरिया है, ईस्ट फंजाई है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। मैंने एंजाइम पूछा है। उससे निकलता है जाइमेज, ZYMASE। क्या निकलता है? जाइमेज। दुनिया का पहला डिस्कवर्ड है, इसीलिए जहाँ एंजाइम निकलेगा यहाँ से हम लोग इसका नाम रखते हैं जाइमोजेन। जेन मतलब जनरेट करना, एंजाइम जनरेट करने वाली सेल जाइमोजेन। और इसका मेन प्रिंसिपल एंजाइम होता है पेप्सिन, इसलिए दूसरा नाम है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल। एक तीसरा नाम भी लोग होते हैं, कहते हैं मेन तो यही है, चीफ सेल कह दो। कहीं की बुक में लिखा था चीफ सेल, मुख्य कोशिका है, मुख्य सेल, चीफ सेल भी कहते हैं कुछ लोग। इनसे ये निकलता है। म्यूकस निकलता है बेटा, म्यूकस निकलता है, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। कहीं कहीं बुक में लिखा मिलेगा गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट म्यूकस का दूसरा नाम है, म्यूकस ग्लैंड का, म्यूकस सेल्स का। HCl निकलेगा बेटा, आप कहोगे एसिड सेल्स है। एसिड हमेशा ऑक्सी कंपाउंड होते हैं, इसे कहते हैं ऑक्जेंटिक। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल। हो गया। एक बात बताओ, ये 3 बच्चे बैठे हैं, मुझे इधर से बुलाना है, हाँ बेटा सुनो सुनो, ये करिए, हाँ मैं कहूँगा किनारे वाले, किनारे वाले, सही है ना। जो किनारा होता है ना, किनारे के लिए एक साइंस में एक वर्ड आता है। आज के 3 साल पहले 18 या 19 में एक सवाल आया हुआ था कि जो HCl सिक्रीट करने वाली सेल है उसका नाम क्या है? ऑक्जेंटिक ऑप्शन में था ही नहीं, वहाँ नाम क्या था ना? किनारे वाली सेल। और वही आपको पढ़ाया जाता है, किनारे। जैसे ऐसे है बोल, जो किनारे होगा उसे कहेंगे पेराइटल। नाम सुना होगा पेराइटल। पेराइटल देखो बेटा, मैंने कई बार कहा, आपको लगता है पेराइटल नाम है, नाम नहीं ले बेटा, ये लोकेशन की वजह से इसका नाम है। इसका नाम हो जाएगा पेराइटल। पेराइटल। अब आप +1 में पढ़ोगे पेराइटल प्रेजेंटेशन। ऐसे सब्जी को काटोगे, यहाँ जो बीज लगा होगा हम कहेंगे पेराइटल प्रेजेंटेशन, बीच में लगा होगा तो हम कहेंगे एक्सियल। तो बेटा पेराइटल जो लोकेशन है, ये कोई नाम वाम नहीं है, इसे कहेंगे पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। अब बेटा जाके हमारा पूरा गैस्ट्रिक जूस तैयार हो गया। ये जूस तैयार हुआ है, समझ गए? अभी ये तैयार हो गया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं बाहर
वीकेंड पे खाने इधर उधर रेस्टोरेंट वगैरह में, उनके पास क्या होता है पता है, सारा कच्चा आइटम तैयार रहता है, ग्रेवी वगैरह तैयार रहती है। अब आप पहुँचो बस तड़का मार के दे देंगे, आप ऑर्डर करो। तो अब इनको हमें एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करेंगे तो काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक्टिवेशन के पहले मैं आपको एक बात यहाँ और बताऊँगा, जो ऑक्जेंटिक सेल है, पेराइटल सेल है, HCl के साथ एक केमिकल और निकालते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। लेकिन इसका सवाल जब आता है तो बच्चे गलत जरूर करते हैं। इसका नाम है CIF, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या बोलते हैं? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अभी मैं ऊपर लिख दूंगा, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। बेटा अब इतनी चीज़ें आ गई, अब इनको हमें एक्टिवेट करना है। बेटा ये डायग्राम चलो बनवा दूंगा बैकअप में, जो कल बनवा था, जो बच्चे नए उनके लिए। इधर देखना। अब बेटा काम कैसे करेंगे, इधर देखना। पेप्सिनोजन ये एक्टिवेट होगा, सवाल यहाँ से भी बनेगा। पेप्सिनोजन एक्टिवेट होगा बाय एसिडिक मीडियम। किससे एक्टिवेट होगा? एसिडिक मीडियम से। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको एक्टिवेट कौन करता है, तो आप क्या बताओगे? एसिडिक मीडियम या HCl, यही बोल सकते हो ना। एसिडिक मीडियम बोलोगे या फिर बोलोगे HCl। लेकिन अगर कोई पूछ ले जो रेनिन है, प्रोरेनिन है, उसको एक्टिवेट कौन करता है? बेटा आपको एक सच बता दें, आपके मन में आएगा कि एसिडिक मीडियम ही करता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं HCl। अब पूरी बात सुन लो, क्योंकि नीट देना है ना। तो बेटा पेप्सिनोजन को HCl बदलेगा पेप्सिन में। अब यहाँ जो पेप्सिन बनेगा ये भी कैटलिस्ट का काम करना शुरू करेगा। ये भी क्या करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ 4 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल है, एक को HCl ने क्या किया? पेप्सिन बनाया। अब HCl का साथ ये भी देगा, एक को HCl बदलेगा, एक को पेप्सिन बदलेगा, एक को HCl बदलेगा, एक को पेप्सिन बदलेगा। अगर बेटा आप इस रिएक्शन को देखो तो जहाँ पर प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट का काम करता है उसे कहते हैं ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 10th में, ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। खुद प्रोडक्ट जो है कैटलिस्ट का काम करना शुरू कर देता है। बेटा देखो, जब हम लोग बुक में लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन HCl लगा के एक्टिवेट कर देते हैं। सच्चाई ये नहीं है, यहीं जाकर आंसर हमारा गलत होता है कि HCl पेप्सिन में बदलेगा इसको, पेप्सिनोजन को, और जो अब ये प्रोरेनिन है ये बदल जाएगा रेनिन में। किस में बदल जाएगा? रेनिन में। हो गया। गैस्ट्रिक लाइपेज का यहाँ कोई रोल नहीं है। क्यों? कि लाइपेज ऑलवेज एक्ट इन बेसिक मीडियम। हमेशा कहाँ काम करता है? बेसिक मीडियम में काम करता है। लेकिन स्टमक में मीडियम क्या है? एसिडिक, तो ये काम करेगा ही नहीं। अगर बात बताओ, कॉमर्स के बच्चों को ला के आप बैठा दो ट्यूशन पे, यहाँ सुबह फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चल रही है, वो बेचारा कुछ काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका, हाँ कॉमर्स क्लास में ले जाओ उसको बड़े मज़े आएंगे। तो उसी तरह जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये क्या है? बेसिक मीडियम में काम करता है। तो गैस्ट्रिक मीडियम में क्या होगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन फंक्शनल। तो इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। हो गया। अब ये दोनों चीज़ें जो एक्टिवेट हुई हैं ये है हाँ पेप्सिन। अभी तो मैंने बताया कि हम लोग HCl लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन करता है? पेप्सिन। बेटा देखो, सवाल पूछा जाएगा जब कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कैसे बदलता है, तो आप बताओगे इन एसिडिक मीडियम या बाय HCl। अगर कोई पूछ ले कि एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इज, ठीक, तो उसमें ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। तब आप बताओगे अकर्स इन एसिडिक मीडियम, अगर दोनों एक साथ दिया हुआ है। अगर कोई कह रहा है कि प्रोरेनिन एक्टिवेटेड इन रेनिन बाय HCl डायरेक्टली या बाय पेप्सिन, तो आप क्या बताओगे? बाय पेप्सिन। क्या बताओगे? बाय पेप्सिन। ये बात मैं क्लियर करने वाला हूँ, अभी आप देखना क्यों इसका रोल ख़त्म हो जाता है आपकी बॉडी में। प्रोरेनिन जब रेनिन में बदलता है तो इसका काम क्या है? इसका काम है इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। अभी देखना, एक सवाल बताऊंगा जो 2014 2016 दोनों में आया था, लेकिन आंसर गलत हो गया था। कैसे, मैं भी बताता हूँ। क्योंकि जो
मैंने भी वही पढ़ाया था, मेरे पढ़ाए बच्चों का भी गलत हुआ था एक पहली साल, फिर उसको जब हुआ तो करेक्ट हो गया, लेकिन जब कुछ लोग सुधारे ही नहीं उसको, सोचे ही नहीं उसको। इधर ध्यान देना, क्योंकि एक लाइन हमारे पास होती है कि रेनिन जो होता है किसको डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को, लेकिन ज़िंदगी भर हम लोग पढ़ाते हैं कि रेनिन इज़ एब्सेंट इन एडल्ट, ये पढ़ाते हैं ना, इसके बावजूद भी आंसर गलत हो गया। कैसे बता रहा हूँ, देखो रेनिन का काम क्या है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन कर को इनिशिएट करना। मिल्क प्रोटीन का नाम बताओ आप लोग, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हाँ बेटा, प्रोटीन, मिनरल नहीं, प्रोटीन। कैल्शियम तो मिनरल है। बेटा प्रोटीन पूछ रहा हूँ, विटामिन नहीं। देखो यही होता है। देखो बेटा, आप लोग ना अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, छोटे बच्चे हो, 10th में हो, अभी आप क्या ड्रॉप में कई बच्चे आते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है। देखो बेटा, प्रोटीन अलग होता है, एंजाइम अलग होता है, विटामिन अलग होता है, मिनरल अलग होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, उसका नाम है केसिन। केसिन अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो केसिन जो है बेटा एक्चुअल में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है, इसमें फॉस्फेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। वो केमिकल नेचर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। केसिन को बेटा अब ये क्या करेगा, रेनिन, आप सुनना, रेनिन इसे बदल देगा, सॉलिड बना देगा, पैरा केसिनेट। अब आप देख रहे जो छोटे बेबी होते हैं, जब वो मिल्क लेते हैं, थोड़े समय बाद अगर अचानक वॉमिट हो जाए, देखो सॉलिड निकलता है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन हो चुका होता है पैरा केसिनेट के फॉर्म में। यहाँ पर कैल्शियम की एंट्री हो गई और पूरी तरह सॉलिड हो गया, कैल्शियम पैरा केसिनेट। अब ये कैल्शियम पैरा केसिनेट या फिर दुनिया का कोई भी प्रोटीन पेप्सिन की सहायता से डाइजेस्ट होगा। रेनिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन को इनिशिएट करता है। क्या करता है? इनिशिएट करता है। समझ गए इस बात को? अब एक बात और समझना, रेनिन इज एब्सेंट इन एडल्ट। एडल्ट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो एग्जामिनर अंकल पूछेंगे फिर काम कौन करता है एडल्ट में? पेप्सिन। कौन करेगा? दोनों बातें समझ में आ गई? अब चिल्ड्रन में बताता हूँ, अभी सारी बातें बताऊँगा, मैं कुछ बख्शूँगा नहीं, सवाल जहाँ तक आता है। यही तो दिक्कत है कि थोड़ा सा पढ़ाना मेरा ना टफ़ हो जाता है लोगों का नज़र में, यार एक बड़ा क्लिष्ट पढ़ाते हैं। बेटा मैंने बताया था पहले दिन, पढ़ाने का तरीका दो होता है, एक पढ़ाओ बहुत सब समझ में आए लेकिन एग्ज़ाम में आए ना आए कोई गारंटी है। दूसरा तरीका मैं अपनाता हूँ, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ पढ़ाऊँगा, समझ में ना आए उसको पूछ लो। 2 साल बाद में आपकी बद्दुआ नहीं चाहिए, नहीं समझ में आता आप चले जाओगे, बाद में एहसास होगा हाँ यार सर सही थे। अगर मैं आज वैसे कर दूं 2 साल में बद्दुआ तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भगवान पे और कर्म पे भरोसा रखने वाला हूँ, ठीक। इसलिए मैं गलत नहीं करूँगा बेटा, क्लियर करता हूँ, ठीक। हाँ सपना, आपने बेटा क्या पूछा था? हाँ, इसका सॉलिड फॉर्म है। सॉलिडिफिकेशन के बाद रेनिन ने क्या किया, इसका सॉलिडिफिकेशन किया, बन गया कैल्शियम पैरा केसिनेट, ठीक। अब कोई कहे कि मैं इस ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, अगर ब्लैक नहीं है तो मैं ब्लू से लिख सकता हूँ, सही है ना। उसी तरह बच्चों में रेनिन नहीं होता तो पेप्सिन से काम चल जाता है। हो गया। अब 2014 में सवाल आया, सवाल देखना, सवाल था बस इतना ही था, इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन अकर्स बाय, ऑप्शन था पेप्सिन रेनिन दोनों, बच्चों ने लगा दिया रेनिन, क्योंकि ज़िंदगी भर रेनिन पढ़े थे। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारा जो साइंस का जो पैरामीटर है पढ़ने का वो एडल्ट के बेस पे है, तो बच्चों वाला आंसर क्यों लगा रहे हैं? सारे रेनिन लगा के आ गए, आंसर एग्जामिनर ने गलत कर दिया, कहा भैया एडल्ट में रेनिन होता ही नहीं है। सबने गलत किया, 2016 में फिर यही सवाल दिया, फिर भी कई लोगों ने गलत किया, क्योंकि वो सोचे नहीं ना। जब देखो एग्जामिनर को पता चल गया बेटा सारे गलत किए हो, 1 साल गैप करके फिर दे दिया। तो बेटा ध्यान देना, एडल्ट के केस में रेनिन होता ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? पेप्सिन। ये ध्यान देने वाली बात थी। और अगर ऑप्शन में हाँ, अगर नहीं पेप्सिन भी था, रेनिन भी था, और रेनिन पेप्सिन दोनों
बोथ होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन बोथ था ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर ये केस बना देता डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज फैसिलिटेटेड बाय इनिशिएटेड बाय डैश इन चिल्ड्रन, तो आप लगाते रहे। चिल्ड्रन का केस, बच्चों का केस स्पेशल केस है, एडल्ट का नॉर्मल केस है, वहाँ आप क्या लगाओगे? पेप्सिन। अब बात समझे कहाँ दिक्कत आती है? दिक्कत यहाँ आती है बेटा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी बॉडी में, एक्चुअल में हमारा जो बेबी होता है 100% डिपेंड्स ऑन मदर ब्रेस्ट मिल्क, वो मदर के मिल्क पे डिपेंड करता है। तो उसके पास अनाज नहीं होता, उसको मिल्क वाली चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। ये पचा तो सकता था, लेकिन अब इस बच्चे ने कहा फिर ऐसा किया क्यों नहीं? बता रहा हूँ बेटा, होता क्या है कि अब ये इनिशिएट करता है। सिलेक्शन तो आप ही लोगे, लेकिन हम फैसिलिटेट करेंगे कि बेटा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे सवाल बनता है, वैसे सवाल बनता है। बात सही है ना? उसी तरह ये फैसिलिटेट करेगा, तब जाके ये काम करेगा। ये बच्चों में फैसिलिटेट करता है जिससे धड़ाधड़ काम हो जाए। लेकिन सवाल है बच्चों में पेप्सिन क्यों नहीं कर लेता? होता तो है ही है, क्योंकि बेटा पेप्सिन का जो अच्छा एक्शन होता है वो होता है ऑन द एवरेज पीएच वैल्यू 2। इसका गैस्ट्रिक जूस का एवरेज पीएच 1.8 एडल्ट में बताया जाता है, जबकि एक 1.8 से 2 के बीच में काम करता है। लेकिन बच्चों में जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है दैट इज़ 5। कितना होता है? 5। इसलिए वो वहाँ पे इतना फास्ट एक्शन नहीं कर सकता कि सारा काम कर ले। कितना होता है? 5। ये चीज़ आपकी बुक में लिखी नहीं मिलेगी, 5 वाली। इतनी बात हो गई। अब बेटा दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो, चाहे ये मिल्क प्रोटीन हो, पैराकेसिनेट, या जो आपने प्रोटीन खाया है, जो आपने खाया है, मीट से खाया है, दाल से खाया है, सब्जी से खाया है, सारा का सारा प्रोटीन बेटा ध्यान देना यहाँ पर डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन। अब इन पे सब पे एक्शन करेगा, लेकिन ये प्रोटीन पूरी तरह टूट के अमीनो एसिड में नहीं बदलेगा, ये बीच के कंपाउंड में टूट जाएगा, जिसे हम कहेंगे पेप्टोन एंड प्रोटियोज। पेप्टोन एंड प्रोटियोज। एग्जामिनर ने एक बार सवाल पूछ दिया कि यहाँ पे जो प्रोटीन पचेगा कौन सा प्रोटीन होगा? एसिडिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, न्यूट्रल प्रोटीन? एसिडिक, क्योंकि बेटा मीडियम एसिडिक है। लाइक डिजोल्व लाइक, केमिस्ट्री का रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक। आप अपने सुटेबल मीडियम में काम करते हो। आप मैथ्स की क्लास में अनकंफर्ट फील करोगे, कॉमर्स की क्लास में अनकंफर्ट फील करोगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास में ठीक ठीक है। सही है ना? तो ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। कहाँ काम करेगा? एसिडिक प्रोटीन पे काम करेगा, और एसिडिक प्रोटीन किसमें तोड़ेगा। इतना पढ़ने के बाद हम लोग खुश हो जाते हैं, वाह वाह स्टमक तैयार हो गया। लेकिन एग्जामिनर का सवाल शुरू हो गया। एग्जामिनर अंकल ने सवाल पूछा, रुचि का क्या पूछा? उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दिया, आप बताओ कौन सी बात सही है? स्टमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, प्रोटीन का डाइजेशन केवल स्टमक में होता है, दूसरा गलत है, पहला सही है। स्टमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन केवल स्टमक में नहीं होता, आगे भी होता है। पहला यहीं से कहानी शुरू। जैसे सारे डॉक्टर इंसान होते हैं, लेकिन सारे इंसान डॉक्टर नहीं होते। क्यों होते सारे? अगर सारे होते तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? पैदा ही हो गए डॉक्टर। सही ना? तैयारी करने की क्या जरूरत पड़ती? पहली चीज़, रुचिका खुश हो, ओ कुसुम खुश हो गई, तब तो हम रुचिका से इलाज करवा लेते हैं। इधर देखना। अब अगला सवाल है, अगला सवाल है बेटा कि अगर हम, अब सुनना, अगर हम इंसान को खाना खाने के बाद एक ऐसा केमिकल पिलाएं, अब इस नाम बताऊंगा जो सवाल में आया था एग्ज़ाम में, जिससे स्टमक का मीडियम एसिडिक के बजाय न्यूट्रल हो जाए, तो क्या होगा? इस सवाल को सोचने के कई लेवल हैं। डिपेंड करता है कि आप पहला स्टेप सोचें, आंसर नहीं मिला फिर अगला स्टेप सोचो, नहीं मिला फिर तीसरा स्टेप सोचो। सही है ना? तो आपके 3 दोस्त हैं, किसी ने आँख बंद कर लिया तो आप बारी बारी से तीनों दोस्त का नाम लोगे, पड़ोसी का नाम तो लोगे नहीं, क्योंकि वही 3 क्लोज हैं आपके। इधर देखना। तो सबसे पहले अगर हमने आपको कुछ ऐसा पिला दिया जिससे आपका मीडियम न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो सबसे पहला काम क्या होगा? पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं बदलेगा। यही होगा ना? पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं बदलेगा।
दूसरा काम क्या होगा, जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं बदलेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। सही ना? लेकिन इसके आगे अब कोई सोचता ही नहीं। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। एग्जामिनर ने कहा कि अगर हम आपके, अब सुनना सवाल को सोलंकी, सारे सुनना, आपके शरीर से पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल निकाल दे या उसका सिक्रीशन ब्लॉक कर दे। अगर इसका सिक्रीशन ब्लॉक कर दो, HCl नहीं निकलेगा। HCl नहीं निकलेगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में नहीं बदलेगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन दोनों ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऑप्शन में दिया है कि आपको एनीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी, और यही करेक्ट आंसर है। क्या यह आंसर पॉसिबल है? मैं बता रहा हूं ये सही आंसर है। अगर ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल निकाल दे या इसको ब्लॉक कर दे तो आपको एनीमिया हो जाएगा। ये बात कुछ सेटिस्फैक्ट्री लग रही है? नहीं लग रही है। रौनक, नव्या, लग रही है? कैसे लग रही है बताओ? ये कह रही है हाँ, मैं इसे पूछता हूँ। बोलो 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 बेटा, बोल देना, गलत होगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, जो एक्सिल क्या काम करता है, जो साइड में होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उनको एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से स्टमक में। नहीं बेटा, आप सोच तो रहे हो लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन आपका गलत हो रहा है। मैं करेक्ट बताता हूँ। यहाँ जो ये नाम दिया है आपने इस पर ध्यान दिया ही नहीं। ये कहाँ से निकलता है? पेराइटल से। इसका काम तो आपने पढ़ा ही नहीं। ये सवाल यहाँ का है। इसका काम है CIF इंक्रीजेस या प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में विटामिन B12 के B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और B12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हाँ, बात तो सुनो। आप तो का घर बेटा वहाँ है, पढ़ने यहाँ आते हो, तो उसी तरह ये निकलता स्टमक में है, काम कहाँ करता है? इंटेस्टाइन में। ऐसे भी सवाल बनते हैं। ओरिजिन, एक्शन साइट। एक्शन साइट इसका इंटेस्टाइन है, ओरिजिन स्टमक है। बेटा ध्यान देना, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। B12 क्या करता है? खून बनाता है। अगर ये बनेगा ही नहीं तो विटामिन B12 आप खाओगे लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी बॉडी में खून नहीं बनेगी। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। सवाल यहाँ से था बेटा। हो गया? समझ में आ गई बात? अब लास्ट पॉइंट बताता हूँ, है तो मेरे पास बहुत इसमें, लेकिन बट आपके नीट तक का बता देता हूँ, फिर एक्स्ट्रा पूछो तो बताऊँगा। लास्ट पॉइंट नीट का जो ये आता है वो ये है कि डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड एज। माउथ कैविटी में जब आपने भोजन पूरा चबा लिया, निगला, तो जो निगला, जो मिक्स था सलाइवा में, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। तो स्टमक में जो काइम पड़ते हैं बेटा, चाइम नहीं। डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक या फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड एज काइम। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। CHYM। बेटा स्कूल कौन सा था आपका? नहीं 10th में। अच्छा, लाहौरिया। बाकी का तो पता ही है। तुम्हारा वो टोल नाके के बाद वाला ना? चलो बेटा, इतना कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, इतना करने के बाद एक लास्ट पॉइंट और मैं बता देता हूँ, असाइनमेंट में दिया हूँ मैं, कि भोजन स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे रुकता है। आप भोजन करते हो, निगलते हो, 4-5 घंटे ये टन भरा रहता है। अब आप देखना, सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हो, 4-5 घंटे बाद आपको हंगर फील होता है। फील होता है ना, यार कुछ खाना चाहिए, कुछ मिल जाए। ज़्यादा तो नहीं लगी लेकिन कुछ मिल जाए, ठीक है। आप लोग क्या करते हो? 10 रुपए का कुरकुरे 4 लोग खा जाते हैं, सही ना? तो वो थोड़ा सा अब हंगर क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ 4 से 5 घंटे रुकता है। अब एग्जामिनर ने एक बार सवाल पूछा था कि अगर स्टमक को निकाल दें किसी बीमारी की वजह से तो आपके साथ क्या होगा? एग्जामिनर भी बड़ी तीखी चीज़ है ना, कुछ भी पूछ लेता है भाई ड्यूटी में। हाँ बोलो, अगर स्टमक आपका निकाल दें तो क्या होगा? हैं? डेथ हो जाएगी?
डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, माउथ में डाइजेस्ट होगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बेटा HCl किल्स माइक्रोब्स। जो बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम में मारे जाते हैं वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो बेसिक में सर्वाइव करते हैं। आगे जाते बेसिक मीडियम में पनपेंगे और इंटेस्टाइन के अंदर भोजन सड़ने लगेगा, गैस बनेगी, प्रॉब्लम होगी। उसे कहते हैं हम लोग डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग, सड़ाना। जो लोग डंपिंग एरिया है जहाँ हम लोग कूड़ा करकट ले जाकर डालते हैं, वो डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं, वहाँ सड़ता है। और बेटा ये चीज़ ना आपको बुक में इतना डिटेल में नहीं मिलेगी। मिलती क्या? नहीं मिलती। अब पढ़ाएं स्टमक में हेडिंग बनाना। प्रोटीन को एक्टिवेट, हाँ ये वाला काम नहीं होगा, एसिडिक प्रोटीन नहीं पचेगा, स्टमक ही निकाल दिया ना। चलो लिखो, हेडिंग बनाओ, डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। कहानी समझ में आई कि नहीं? कहानी आ गई ना? कहानी आ गई तो काम हो जाएगा। बेटा इस चैप्टर में थोड़ा बहुत और हुआ है। एक बार क्या नाम है, अन्या, इन बच्चों को नोट्स दिखाना, इन दोनों को। देख लिया क्या? पहले से आए थे? अच्छा, पहले से आए थे कि पहले से परिचित हो? अच्छा, पहले से आए थे। चलो, डाइजेशन इन स्टमक। पहले बेटा ये सारा कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक? सारा एक बार फ्लो चार्ट पूरा का पूरा बना लो, ये वाला भी टेबल और ये वाला भी। हाँ बेटा,